तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। करीब 15 महीने पहले की बात है। हमास ने एक रोज अचानक इजराइल पर हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। वो आसमान में उड़ते हुए रॉकेट, वो रोशनी और वो बारूद जो इजराइल के अलग अलग शहरों पर जब गिर रहा था, कहते हैं इस हमले में 1000 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। और यहीं से उस खूनी जंग की शुरुआत हुई। अब इजराइल ने पलटवार किया और ख़ास तौर पर गाज़ा पर उसने हमला करना शुरू कर दिया। 15 महीने लंबी ये जंग चली। इन 15 महीनों में एक तरह से गाज़ा में रहने वाले 23 लाख लोगों की ज़िंदगी जहन्नम बन गई। 90% से ज़्यादा ज़मीन पर गाज़ा के इजरायली फोर्सेस थी। पूरी मेडिकल जो सिस्टम उसको बर्बाद कर दिया। हॉस्पिटल पे बम बरसाए। खाने के लिए लोग तरस रहे थे। करीब 47,000 से ज़्यादा लोग इन 15 महीनों में गाज़ा के अंदर मारे गए। अजीब अजीब तस्वीरें देखने को मिली। भूखे बच्चों की तस्वीरें, रोती हुई बीवियों की तस्वीरें। और ये आम लोग थे, हमास से इनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमास ने जो इजराइल पर हमला किया उसका बदला गाज़ा के लोगों को चुकाना पड़ा। एक तरह से पूरा गाज़ा जो है कब्रिस्तान बन चुका था। इस पूरी आबादी के लगभग 2% आबादी की मौत हो चुकी थी। बहुत बड़ी तादाद में लोग गाज़ा छोड़कर निकल चुके थे, क्योंकि कब मौत आ जाए पता ही नहीं था। पूरी दुनिया ने कोशिश की कि इस जंग को रोका जाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारी चीज़ें अचानक पलटी। 2 महीने पहले इजराइल ने गाज़ा में ही हमास के नेता, जिनकी स्टोरी आपको डिटेल में सुनाई थी, याहिया सिनवार को मार डाला। उससे पहले हिजबुल्लाह के टॉप जो लीडरशिप है उसको भी इजराइल और मोसाद ने मिलकर एक तरह से ख़त्म कर डाला। इधर जो ईरान में बशर अल असद की सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी, जो हमास, हिजबुल्लाह, ईरान इनको सपोर्ट करती थी, वहाँ पे भी तख्ता पलट हो गया, विद्रोह हो गया। बशर अल असद को भागकर अब रूस में अपनी जान बचानी पड़ रही है। तो ये 3 चीज़ें हुई ऐसी जिसके बाद हमास को लगा कि उसका माई बाप कौन है। उधर ईरान भी इस जंग में बीच में कूद पड़ा था, आपको याद होगा। तो अब हर तरफ से एक एक करके दोस्त बिछड़ते गए और हमास को लगा कि अब क्या करें। उधर बहुत सारे देश दबाव डाल रहे थे कि समझौते की बात हो। जब 15 महीने हमला पहले किया था हमास ने, तब बहुत सारे इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया था। और ख़बर ये थी कि उनको गाज़ा में अलग अलग जगहों पर रखा गया। उसमें कुछ रिजर्व सैनिक भी थे इजराइल के, और इजराइल उन्हें वापस लाने की, जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा थी, लगातार इसीलिए गाज़ा पर हमले कर रहा था। सुलह सफाई कुछ हो नहीं रही थी। और इसी बीच में अब अचानक एक नई चीज़ होती है। लास्ट दिसंबर में, महीना भर पहले, 12 दिसंबर की तारीख थी। जो बाइडेन साहब को पता था कि अब अमेरिकी चुनाव का नतीजा आ चुका है, ट्रंप 20 जनवरी को अपनी कुर्सी संभालेंगे और वो विदा लेंगे। उन्होंने कहा जाते आते कुछ करते हैं। तब उन्होंने एक पहल की कि गाज़ा और इजराइल के बीच जारी इस जंग को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। अब उन्होंने अपने दूत भेजे, फिर कई और देश सामने आए। उसमें दोहा में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इजरायली नुमाइंदे, आपके हमास के, बाकी कुछ और देश खाड़ी के, वो शामिल हुए। और अब बातचीत यही हो रही थी कि इस लड़ाई को कैसे रोका जाए। बाइडेन भी जाते जाते कुछ लेकर जाना चाहते थे कि देखो हमने इस इलाके में शांति पैदा कर दी। हालांकि एक तरफ वही अमेरिका हथियार भी दे रहा था इजराइल को, और वही बम भी दे रहा था जो गाज़ा पर गिराए जा रहे थे। अब बाइडेन साहब की तो वही था कि अब चलते चलते कुछ अच्छा काम कर लें। तो उन्होंने अपने कुछ दूत भेजे और उसके बाद दोहा में एक मीटिंग हुई। 12 दिसंबर को ये मीटिंग, इसकी शुरुआत हुई। इस मीटिंग में इजराइल, हमास और भी कई देशों के लोग शामिल हुए। अब उसमें यह था कि रास्ता कैसे निकलेगा। हमास की अपनी शर्तें थी, इजराइल की अपनी शर्तें थी।
तो इस समझौते में मोसाद का भी रोल, इस पूरे समझौते में मोसाद का भी रोल रहा। और इसी मोसाद पे याद आया कि कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस, पूरी कहानी डिटेल में मौजूद है। मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विसेज, कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, वहां जाकर आप इसे सुन सकते हैं। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर यह मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें, अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। इधर एक और अड़चन ये आ रही थी कि जो नेतन्याहू हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर, वो चाहते थे कि जब भी समझौता हो तो वो हमेशा सुरखरू होकर निकले, मतलब हर सारी बातें उन्हीं की मानी जाए और हमास ऐसा लगे कि घुटना टेक दिया, और हमास को ये मंजूर नहीं। बातचीत चलती रही। दोहा में 12 दिसंबर से कई दौर की बैठक हुई और कमाल ये है कि दोहा के जिस बिल्डिंग में ये बैठक हो रही थी उस एक बिल्डिंग में पहली बार था बरसों के बाद जब इजराइल के भी नुमाइंदे हैं और हमास के भी, फर्स्ट फ्लोर पे उस बिल्डिंग के हमास के सारे टॉप डेलीगेशन बैठी हुई थी और उसके ऊपरी थर्ड फ्लोर पे इजराइल के प्रतिनिधि थे और साथ में अमेरिका और बाकी तमाम देशों के। तो ये मीटिंग चलती रही लेकिन मामला आगे बढ़ नहीं रहा था क्योंकि वजह थे नेतन्याहू। वो अड़े हुए थे कि हम कोई समझौता नहीं, हमारे बंधकों को पहले वापस करो। इधर ट्रंप जीत गए चुनाव और ट्रंप ने अब कहा कि आते ही पहले तो उन्होंने धमकाया कि अगर हमास ने बंधकों को नहीं रिहा किया उनकी कुर्सी संभालने तक तो फिर हमास का नाम और निशान मिटा देंगे। अब हमास के लिए इधर भी हिजबुल्ला, उधर हमास का टॉप लीडरशिप, सीरिया में तख्ता पलट, माई बाप अब नाम की कोई चीज़ नहीं, तो हमास को भी अपनी जान और इज्जत बचानी है। तो फिर ट्रंप और बाइडेन दोनों विरोधी हैं, लेकिन ट्रंप ने बाइडेन के इस पूरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर दिया कि समझौता होना चाहिए, बंधकों की रिहाई होनी चाहिए और बदले में इजराइल भी बंधकों की रिहाई करे। और ये सारी चीज़ें चलती रही और उसके बाद फिर ट्रंप बीच में है और ट्रंप की भी राय यही थी। लेकिन ट्रंप को अचानक बीच में एहसास हुआ कि यार बातचीत तो चल रही है, समझौता नहीं हो रहा। तो वजह क्या है? हमास तो चीज़ें मान रहा है, उसकी मांगें बड़ी छोटी छोटी हैं, नेतन्याहू अड़े में। इसी के बाद ट्रंप ने अपने एक दूत को तेल अवीव भेजा इजराइल और सीधे नेतन्याहू से कहा मीटिंग करनी है। नेतन्याहू से मीटिंग हुई। उस मीटिंग में साफ साफ कहा गया कि देखो, या तो समझौता करो और ये समझौता अमेरिका करा के ही रहेगा और वरना फिर तुम्हारे एड या हथियार सब देना बंद, फिर तुम गल्फ में अकेले लड़ो। अब अमेरिका के सपोर्ट के बिना इजराइल एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, जो चारों तरफ उसके दुश्मन देश हैं। तो नेतन्याहू को भी झुकना पड़ा। अब उसके बाद दो चीज़ें थी। हमास की दो मांग थी। एक मांग ये कि युद्ध विराम फौरन हो, यानी वो रुक जाए, और दूसरी ये कि इजरायली फोर्सेस जो गाजा में है वो कम से कम 700 मीटर दूर चली जाए। नेतन्याहू ये शर्त रखे हुए थे कि नहीं, पहले हमारे सब बंधकों को तुम रिहा कर दो और हम दूर तो नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा खाली करेंगे लेकिन 700 मीटर पीछे नहीं हटेंगे। अब यहाँ अटक गया मामला। खैर इस पर भी फिर हुआ कि नहीं, आपको पीछे हटना पड़ेगा। नेतन्याहू मान गए। अब आखिरी दौर में बातचीत चल रही है और ये बात है 15 जनवरी के आसपास की। उस बिल्डिंग में लास्ट समझौता हो रहा है और उस समझौते में फिर अड़चन आ गई और वो ये अड़चन आई कि चलो जब बंधकों की अदला बदली होगी तो जो लोग आएंगे उनकी तलाशी, या जो बंधक छोड़े जाएंगे तो उनकी भी तलाशी ली जाएगी, तो इजरायली सैनिक लेंगे। हमास इस पर फैल गया। उसने कहा कि नहीं, वो नहीं लेंगे, और तलाशी क्यों लेंगे जब हम समझौता कर रहे हैं। तो फिर इस पर अमेरिका बीच में है। उसने कहा ठीक है, जो हमारे बाकी के दोस्त हैं, दोस्त देश, वो जो है आपकी तलाशी ले लेंगे और उसके बाद उनको छोड़ देंगे। तो इजरायली फोर्स तलाशी नहीं लेगी। अब ये सब कुछ हो गया। अब ये सब कुछ होने के बाद ये तय हुआ कि हमास एक इजरायली सैनिक को छोड़ेगा, उसके बदले में 33 फिलिस्तीनियों को जो जेल के अंदर पिछले 10-15 सालों से बंद हैं, कईयों को उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है, उनको इजराइल छोड़ेगा। अब सारी जब बातें हो गई तो फिर इसमें मिस्र ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, कतर के अलावा।
तो 15 जनवरी को ये फाइनल हुआ। हमास ने इसके बाद कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को एक मैसेज भेजा कि समझौता हो चुका है। अब इस समझौते के बाद तारीख रखी गई 19 जनवरी सुबह 8:30 बजे, संडे का दिन, कि समझौते पर अमल करना है और जो बंधक हैं और कैदी हैं जेल में इजराइल के और इधर गाजा में हमास के बंधक, इन्हें रिहा किया जाएगा। 19 जनवरी सुबह 8:30 बजे से ये सिलसिला शुरू होगा। तो आखिरकार 19 जनवरी आई, संडे का दिन, और पहली बार हमास ने जो पहली खेप में 3 इजरायली विमेंस, 3 इजरायली महिलाओं को रिहा किया। और ये तीनों 2023 जब हमास ने अटैक किया था और उसके बाद इजराइल ने पलटवार किया था, उस दौरान में अलग अलग जगहों से इन महिलाओं को उठाया था। 100 से ज़्यादा इजरायली जो लोग थे उनमें ये 3 महिलाएं थी। तो पहली खेप में चूँकि लिस्ट पहले दी गई थी और बाकायदा लिस्ट चल रही है, समझौता, उस समझौते के हिसाब से ये है जो समझौता किया गया पहले, तो वो समझौता ये था कि ये समझौता 3 फेजेस में होगा, इस पे अमल। और इस 3 फेजेस के दौरान दोनों ही हमास और इजराइल रिहा करेंगे। तो जो पहले फेज में था वो ये था कि 15 जनवरी को जो समझौता हुआ उसके हिसाब से 19 जनवरी यानी संडे के दिन ये समझौता शुरू होगा अदला बदली की। और ये फर्स्ट 42 डेज का डेडलाइन दिया गया, 42 दिनों का, कि आपको 42 दिन के अंदर अंदर सभी कैदियों को और सभी बंधकों को रिहा करना है। तो पहले फेज में 42 डेज के अंदर गाजा की तरफ से युद्ध विराम और इजराइल की तरफ से युद्ध विराम हो गया, अब कोई जंग नहीं हो रही है। और हमास ने ये कहा कि हम 33 लोगों को फिलहाल रिहा करेंगे और इजराइल रोज़ाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। मतलब 1 वर्सेस 33 है, क्योंकि इजराइल की जेलों में बहुत सारे बेशुमार फिलिस्तीनी बंद हैं। तो हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले में ये भी है कि एक इजरायली सैनिक के बदले में 33, और अगर वो इजरायली महिला है तो उसके बदले में 50 फिलिस्तीनियों को रिहा करेंगे। ये समझौता हुआ था। और ये समझौता इसलिए भी 1 और 50 का, क्योंकि हमास ने और उस टेबल पर अमेरिका के साथ जब बैठकर बातचीत हुई तो पता चला कि गाजा के उन बेकसूर बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को भी फिलिस्तीन ने उठाकर जेल में बंद कर दिया, मुकदमा चलाया, उम्र कैद की सज़ा दे दी। तो इसीलिए ये फिगर उधर से ज़्यादा बड़ा है। तो 42 दिनों के अंदर पहले फेज़ में तमाम कैदियों की अदला बदली होगी। जो लिस्ट दी गई, बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया को नाम दिए गए कि पहले 42 दिन में ये छोड़े जाएंगे। उसके बाद अब सेकेंड फेज आएगा आफ्टर 42 डेज। सेकेंड फेज में ये है कि ये 16 दिन का होगा। पहला 42 दिन, सेकेंड फेज में 16 डेज। ये फेज चलेगा 3 फरवरी तक, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा पहले इस फेज के बाद तो फिर उसके आगे के दूसरा सेकेंड फेज शुरू होगा और इस दौरान भी कोई हमला नहीं होगा और जो भी बंधक हैं उनकी लिस्ट पहले दी जाएगी और उन्हें रिहा किया जाएगा। तो इनमें से जो रिहाई का सेकेंड फेज में है, इजराइल ने ये तय कर लिया कि वो 1000 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा और इनमें से 1000 में से वो हैं जिनमें से 190 कैदी 15 साल से या 20 साल से इजराइल की जेल में बंद पड़े हैं। तो सेकंड फेज में भी अगर दोनों तरफ से ईमानदारी से अदला बदली हुई, जो नाम दिए गए इतने बंधक हैं इतने नहीं हैं, वो चलता रहा, तो फिर तीसरा फेज आएगा और इस तीसरे फेज में गाजा को दोबारा बसाने की बात की गई है, क्योंकि इजराइल ने गाजा को तबाह कर दिया, एक तरह से कब्रिस्तान बना दिया है। तो उसमें यह है कि इजराइल ने ये माना अमेरिका के साथ बैठकर, और जो समझौता हुआ हमास के साथ भी, कि ठीक है हमने बर्बाद किया इस शहर को तो हम ही बसाएंगे, हम पैसा देंगे, हम मदद करेंगे। 3 से 5 साल का वादा किया है इजराइल ने, नेतन्याहू ने, कि 3 से 5 साल के अंदर अंदर हम गाजा को वापस खड़ा करेंगे और एक शहर बनाएंगे जो पुराना शहर था। समझौते में यह भी है कि जिंदा बंधकों के साथ साथ जो लाशें हैं एक दूसरे के कब्जे में, उन्हें भी सौंपा जाएगा। हालांकि जो हमास चीफ यानवर की लाश है उस पर पीछे हट गया इजराइल ने, उसने कहा कि हम ये नहीं देंगे। तो ये 3 फेज में समझौता होगा। अब जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये कि 19 जनवरी को संडे को पहली खेप में हमास ने, जिस पे पूरी दुनिया की नज़र थी, 3 इजरायली महिलाओं को छोड़ना था और तय हुआ था कि गाजा के अंदर ही
रेड क्रॉस सोसाइटी को, इन तीनों महिलाओं को उनके हवाले किया जाएगा। तो हमास ने तय वक्त पर जो शुरू हुआ, हालांकि 8:30 बजे से शुरू होना था, लेकिन 11:30 बज गए, 3 घंटा डिले हुआ था, कुछ नाम को लेकर कन्फ्यूज़न था। 11:30 बजे पहली 3 महिलाओं को हमास ने इजराइल को सौंप दिया। इनमें एक थी इमिली डामरी, दूसरी थी रोमी गोनिन और तीसरी थी डोरेन स्टीन ब्रेचर। ये सभी 15 महीने पहले हमले के दौरान पकड़ी गई थी। इनमें से इमिली डामरी के तो तस्वीरें और वो सारी सोशल मीडिया पर तैर भी रही हैं। वजह यह है कि इनको 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लोगों ने उठाया था और तब इन्हें गोली लगी थी। इनके कुत्ते को गोली मार दी गई थी और फिर एक गोली इन पर चलाई गई, लेकिन ये बच गई, पर उस गोली में 2 उंगलियां उड़ गई थी और वो तस्वीरें हैं दोनों बिना उंगलियों की। तो इनको, और इन तीनों की ही कहानी एक जैसी थी। इन्हें लगा था कि जिंदा बचेंगे नहीं। इनमें से 2 को गोली लगी हुई थी, लेकिन फिर इनका इलाज किया हमास ने और इनको अपने बंधक बनाकर रखा। जब इन तीनों महिलाओं को छोड़ा गया तो गेस्चर के तौर पर एक पेपर बैग हमास के लीडरशिप ने इन तीनों महिलाओं के हाथों में दिया था और उस पेपर बैग में एक तो उनका सर्टिफिकेट था, एक नेकलेस दिया और कुछ तस्वीरें थी जो इस 15 महीने के कैद के दौरान अलग अलग वक्त पर खींची गई थी। तो ये उन्होंने इस गिफ्ट बैग को इन लड़कियों के साथ दिया, जिससे रेड सोसाइटी ने कवर किया। लेकिन रेड सोसाइटी के बाद जैसे अब इजरायली एजेंसियाँ इन तीनों लड़कियों को ले जाने के लिए, तो उन्हें अब भी हमास पर शक था, इसीलिए उन्होंने पहले उन लड़कियों की तलाशी ली, मेडिकली तलाशी ली। फिर इन बैग को, जो गिफ्ट बैग हमास ने दिया था, उसने कहा था हमारा कल्चर है, हम तोहफा देते हैं, तोहफा देख कर भेजते हैं। तो फिर उस बैग को भी अपने कब्जे में ले लिया इजरायली खुफिया एजेंसी ने, मोसाद ने, और अब उसकी वो तफ्तीश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये बैग क्लीन है या इसमें कुछ है। जब दोहा में ये समझौता हो रहा था, जिसमें अमेरिका की दोनों सरकारें, जाने वाली सरकार, आने वाली सरकार, अब तो जा चुके और ये आ चुके, यानी बाइडेन जा चुके, ट्रंप आ चुके, तो इनके अलग अलग जो नुमाइंदे थे, ये जब ये समझौता हुआ तो हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा था। जो इस समझौते के बीच में लोग थे, खासतौर पर अमेरिकी डेलीगेट्स, उनका ये मानना था कि हमास कमज़ोर हो चुका था, वो समझौते के लिए तैयार था, लेकिन वो चाहता तो कुछ अड़ंगे लगा सकता था। लेकिन जो निकल कर चीज़ें सामने आई, खासतौर पर अमेरिका की तरफ से और ट्रंप की तरफ से, वो ये कि समझौते के रास्ते में असली रोड़ा कोई और नहीं, खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू थे। वो ऐसी शर्त जानबूझकर लगा रहे थे कि समझौता ना हो और गाज़ा के नाम पर वो अपनी मनमानी करते रहे। लेकिन जब ट्रंप, चूँकि बाइडेन ने शुरू किया और बाइडेन को सहमति थी ट्रंप की, क्योंकि अगली सरकार उन्हीं को चलानी थी, तो ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया था कि देखो फालतू खर्चा तो हम करेंगे नहीं, और ये मसला हल हो सकता है बातचीत से, समझौते से, तो कर लो। हमास को धमकी दे दी थी कि मेरे कुर्सी पर बैठने से पहले ही बंधकों का मसला सॉल्व कर लो, वरना फिर अंजाम बुरा होगा। और जब हमास तैयार हो गया, ट्रंप के पास ये खबर पहुंच गई, तो नेतन्याहू का रवैया देखकर ट्रंप को गुस्सा आया। और नेतन्याहू या इजराइल को समझाने का अमेरिका के पास बड़ा आसान तरीका है कि भाई हमारे भरोसे पे हो तुम, हमने सिर से हाथ हटा लिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो नेतन्याहू को भी इनके सलाहकारों ने समझाया कि अभी ट्रंप साहब दोबारा आ रहे हैं, बड़े गुस्से में, बड़े कड़े फैसले लेने जा रहे हैं, और वो अमेरिका को इस आर्थिक हालात की मुश्किलों से भी उनको निकालना है, तो इधर फालतू के पैसे तो ज़ाया करेंगे नहीं, तो मान लो। और वही हुआ। जब ये समझौता हो रहा था और जो फाइल थी, जो एक दूसरे को एक्सचेंज किया गया दोहा में इजराइल और हमास के ज़रिए, तो उस फाइल पे जो समझौते का पूरा मसौदा किया गया था कि 700 मीटर दूरी होगी पूरी तरह से, जब तक कि ये समझौता अमल में नहीं आता, सीज़ फायर होगा, कोई जंग नहीं होगी, कैदियों की अदला बदली होगी। हर अदला बदली से पहले बाकायदा दोनों तरफ से, इजराइल और हमास दोनों ही, इंटरनेशनल मीडिया, रेड क्रॉस और बाकी लोगों को लिस्ट देंगे कि किन किन को छोड़ा गया है, तो वो भी होगा। तो जो हमास ने फाइल तैयार की इस पूरे समझौते की, उस फाइल का उन्होंने कोड नेम रखा था, उसका नाम था कीज, KEYS, यानी कि चाबी। अब बहुत सारे लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये फाइल पे ये चाबी कोड नेम का मतलब क्या है। तो बाद में ये हमास के एक जानकार ने बताया था कि जब ये पहली बार इजराइल और हमास दोहा के अंदर एक ही बिल्डिंग में बैठकर समझौते का मसौदा तैयार कर रहे हैं, इससे पहले कभी हुआ नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं सकते हैं, तो एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, अलग फ्लोर ज़रूर है,
और ये मसौदा तैयार हुआ तो हमास के नुमाइंदे ने बताया कि ये कीज़ या चाबी इसलिए इसका कोड वर्ड रखा गया कि इसी चाबी और इसी की से अब गाज़ा की खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि बंधकों को रिहा कर दिया गया है। अब बदले में हर जो फ़लस्तीनी वहाँ पे बंद है वो भी आएगा, और गाज़ा को बसाने की जो पहली शर्त थी कि गाज़ा को आपने कब्रिस्तान बनाया तो जिम्मेदारी आपकी, और अमेरिका ने इसमें कहा कि ठीक है जो भी मदद होगी हम भी करेंगे, और इंसानियत के नाते करना भी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें तय हो गई तो इसीलिए इसका अंदाज़ा था हमास को, और उन्होंने इसका नाम रखा था कीस, उस फाइल का। 15 महीने बाद 47,000 से ज़्यादा लोग सोचिए मारे गए, शहर का शहर खंडर बन गया, हज़ारों लोग बेघर हो गए, छत नहीं, खाना नहीं, दवा नहीं, इलाज नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब उम्मीद है कि अगले 3 से 5 सालों के दौरान सब कुछ ठीक हो, फिर से कोई और नई जंग की आहट ना हो, हमास भी अपने वादे पे कायम रहे और इजराइल भी अपने वादे पे कायम रहे, और ये एक जिंदा शहर सचमुच फिर से एक बार जिंदा हो उठे, यही दुआ है। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले आज हमारे चिराग गोटी के 3 रतन में से एक रतन उद्भव गोटी, इनका बर्थडे है। तो अभी भी चिराग मिले तो पता चला। तो जो उद्भव हैं ये अब करीब 12 साल के हो चुके हैं, बहुत ही क्यूट हैं ये। हैप्पी बर्थडे उद्भव। और ये मॉडर्नाइट भी है, मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं। तो हैप्पी बर्थडे उद्भव, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने दोनों भाइयों से इसी तरह प्यार करते रहो, यही मेरी दुआ है। लेकिन याद रहे वक्त तेज़ी से निकल रहा है, और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें, अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।